Hello everyone, we are going to start class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution The Age of Social Change। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में ना हमने पढ़ा है कि कैसे पावरफुल आइडियाज जो फ्रीडम और इक्वालिटी के थे वो पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फैलने लग गए थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ना काफी पॉसिबिलिटी आ गई थी कि एक ड्रामेटिक चेंज सोसाइटी में हो सकता है। जो एक पहले से स्ट्रक्चर्ड है ना सोसाइटी, उसमें एक काफी ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। 18th सेंचुरी से पहले हमको पता ही है कि सोसाइटी जो है वो स्टेट्स में, जैसे फ्रांस भी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इस तरह से स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। और अरिस्टोक्रेसी जैसे कि मतलब जो पावरफुल लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो संभाल लेंगे, चर्च, इनके पास इकोनॉमिक या सोशल पावर होती थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना ये सब चेंज करना पॉसिबल सा लगने लग गया था। वर्ल्ड के काफी पार्ट्स में इंक्लूडिंग एशिया और यूरोप नए आइडियाज, जो कि इंडिविजुअल राइट्स के नए आइडियाज थे ना, वो सब फैलने लग गए थे। और जो सोशल पावर है, इन सब का डिस्कशन होने लग गया था कि सोशल पावर इस तरह से सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स के पास नहीं रहनी चाहिए। तो इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, इन्होंने काफी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस के बारे में बात की है। और कई लोगों ने डिबेट भी किया है कि पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के जो आइडियाज है उनको डिबेट किया है रेवोल्यूशन के बाद के यूरोप के। तो जो डेवलपमेंट्स कॉलोनीज में हुई, यूरोप की कॉलोनीज थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में फ्रांस की कॉलोनीज पढ़ी है, तो ये जो कॉलोनीज में भी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी ना आइडियाज को लेकर, इसके कारण भी सोसाइटल चेंज में काफी आइडियाज रीशेप हुए हैं। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोसाइटी में। और यूरोप, सिर्फ यूरोप में ना, सभी नहीं चाहते थे, यूरोप में सब नहीं चाहते थे कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सोसाइटी में। रिस्पॉन्सेज जैसे मतलब लोगों का ना मन बदलता रहता था। कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ा सा चेंज जरूरी तो है लेकिन आराम से होना चाहिए, थोड़ा आराम आराम से। और कई लोग चाहते थे कि सोसाइटी में एकदम तेजी से चेंज आ जाए। तो कई लोग कंजर्वेटिव्स भी थे। और और दो ग्रुप थे, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो ये तीन टर्म्स आपको याद कर लेनी है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। इन तीन के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में भी जो कि 19th सेंचुरी की थी, और वो किस तरह से चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर हम देखने वाले हैं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई है सोसाइटी में, क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रही है। और जो रेवोल्यूशन रशिया में हुई उसके बाद ना सोशलिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया बन गया था जिसने 20th सेंचुरी को शेप किया। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये होते क्या है? तो देखो, एक ग्रुप जो है ना, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था, वो था लिबरल्स का ग्रुप। लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बने जो कि सभी रिलीजियंस को टॉलरेट करे। क्योंकि देखो, उस टाइम पर यूरोपियन स्टेट्स जो थी ना, ब्रिटेन या फ्रांस जितनी भी हो गई, वो ना एक रिलीजन को फेवर करती थी, किसी को नहीं करती थी। इस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन थी। जैसे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था। ऑस्ट्रिया और सब स्पेन जो है, ये कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। देखो, लिबरल्स की बात हमें समझ आ गई। लेकिन लिबरल्स ना, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे ना, उनकी भी अनकंट्रोल्ड पावर का विरोध करते थे। वो चाहते थे कि जो राइट्स है ना इंडिविजुअल्स के, ये एकदम सेफ रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सब कुछ ये डायनेस्टिक रूलर्स के हाथ में ना आ जाए। उनका मानना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जो कि एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी भी हो, जो कि रूलर्स और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन देखो, ये सब उनका मानना था कि एक लॉ भी हो, जुडिशरी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। उनका ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पूरा विश्वास नहीं था। क्योंकि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता गया है कि सभी सिटीजन को वोट का अधिकार हो। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है ना, मैन वो भी, उसको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और वो विमेन के वोट के फेवर में नहीं थे। अब देखो, ये अभी हमने जान लिया कि लिबरल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो थे जो कि एक नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट ना मेजोरिटी जो हो ना कंट्री की पॉपुलेशन की, उस पर बेस्ड हो। तो काफी रेडिकल्स सफराजेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते थे। सफराजेट वैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आए हैं। तो सफराजेट मूवमेंट मतलब विमेन के राइट टू वोट दिलाने के लिए जो मूवमेंट होते हैं। तो लिबरल्स, देखो, लिबरल्स से थोड़ा सा अलग थे। वो ना, जो ग्रेट लैंड ओनर्स या फिर वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स होते थे ना, उनका विरोध करते थे। लिबरल्स अरिस्टोक्रेट्स का विरोध करते थे, ये फैक्ट्री ओनर्स का और ग्रेट लैंड ओनर्स का विरोध करते थे। देखो, वो ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके एग्जिस्टेंस के विरोध में नहीं थे, लेकिन इसके विरोध में थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों के ही हाथ में है। तो ये थे लिबरल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो है वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों से अलग है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना कंजर्वेटिव्स, देखो कंजर्वेटिव्स को लगा कि थोड़े से चेंज की जरूरत तो है। 18th सेंचुरी में ना कंजर्वेटिव्स जो है वो जो चेंज का आइडिया है ना उसके अगेंस्ट थे, चाहते नहीं थे कि सोसाइटी में कोई चेंज आए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्हें थोड़ा फील होने लगा, तो 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ चेंज तो जरूरी है, लेकिन पास्ट जो है ना उसको भी पूरा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और चेंज भी एक स्लो प्रोसेस से आना चाहिए, एकदम से उग्र उग्र तरीके से नहीं आ जाना चाहिए। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट आइडियाज थे सोशल चेंज को लेकर, सोसाइटल चेंज को लेकर, ये ना सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई ना उसमें क्लैश करते रहे, मतलब आपस में भिड़ते रहे, विवाद होता रहा। तो काफी जो अटेम्प्ट्स थे रेवोल्यूशन के और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के 19th सेंचुरी में, इसके कारण जो ये पॉलिटिकल टेंडेंसीज होती है ना कि कुछ लोग लिबरल को सपोर्ट करते हैं, कुछ रेडिकल को, इनकी पोटेंशियल समझ आने लग गया, लिमिट्स भी समझ आने लग गई। तो देखो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ना कि अलग अलग ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, ये सब ना एक नए टाइम का साइन थे, नए टाइम की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये टाइम एक काफी अच्छे सोशल और इकोनॉमिकल चेंज का था। ये वो टाइम था जब नई नई सिटीज बन रही थी और नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो है वो डेवलप हो रहे थे, रेलवेज भी एक्सपैंड कर रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रही थी इस टाइम पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ना मेन वेमेन और चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज की तरफ आ गए, वर्क आवर्स जो है वो लंबे होते थे, वेजेस कम होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉमन थी, और जब भी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड लो हो जाती तब तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती। हाउसिंग और सैनिटेशन भी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी क्योंकि टाउन्स जो है वो काफी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने ना इन सभी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, उन्होंने काफी इनका कोशिश की है कि सोल्यूशन मिल जाए। अब देखो काफी जो इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल्स ओन करते थे इंडस्ट्रीज को। लिबरल्स और रेडिकल्स ही ना, अक्सर क्या होता है लिबरल्स और रेडिकल्स ही उस टाइम पर प्रॉपर्टी ओनर्स या एम्प्लॉयर्स होते थे, और देखो वो अपनी वेल्थ जो है वो ट्रेड या इंडस्ट्रियल वेंचर से, मतलब इंडस्ट्री में काम करके बना लेते थे। लेकिन फिर भी उनको ना लगता था कि एक ऐसा एफर्ट होना चाहिए कि इसका बेनिफिट ना जो वर्क फोर्स है वो भी अचीव कर ले, और वो तब हो पाएगा कि जब ना इकोनॉमी जो है वो हेल्दी होएगी और सिटीजन्स जो है वो एजुकेटेड होंगे। वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी जो चलती आ रही थी कि राजा मिनिस्टर इन सब के हाथों में प्रिविलेजेस होती थी बाय बर्थ, उसके तो विरोध में थे। लेकिन इनका मानना था कि जो इंडिविजुअल एफर्ट होता है ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेबर होती है, एंटरप्राइजेस होते हैं, इंडिविजुअल की इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम सही से दे देंगे ना, अगर पुअर को लेबर दे देंगे, वेजेस दे देंगे, काम करने का मौका दे देंगे, और जिनके पास भी कैपिटल हो, पैसे हो, वो भी अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। तो उनका मानना था कि इन सब से ना इतनी फ्रीडम मिल जाने से सोसाइटी डेवलप करेगी। तो काफी वर्किंग मैन और वुमेन जो है वो जो चेंजेस चाहते थे वर्ल्ड में, उन्होंने अलग अलग लिबरल्स रेडिकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज के अराउंड रैली की है 19th सेंचुरी में। काफी नेशनलिस्ट जो है, लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों तरह के, वो रेवोल्यूशन चाहते थे इसलिए ताकि जो गवर्नमेंट्स थी ना जो उस टाइम 1815 में यूरोप में स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स थी उनको एक एंड मिल सके, ये मोनार्की वगैरह सीन खत्म हो। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ये सब रेवोल्यूशनरीज बन चुके थे, और इनका काम था, इनकी इच्छा थी कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स है, राजा वगैरह है, उनको ओवरथ्रो कर सके। तो नेशनलिस्ट ने ना रेवोल्यूशंस की काफी बातें करी, जिससे क्या होएगा, एक नेशन बनेगा जहां पर सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट होंगे। 1815 के बाद ना देखो गिसिपी मजीनी, ये इटालियन नेशनलिस्ट है, इन्होंने अपने दूसरों के साथ कॉन्स्पिरेसी रच के ना ये काम इटली में कर भी दिया था, मोनार्क को हटा दिया था, एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी थी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो देखो सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में ना एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया सोशलिज्म भी रहा है। मिड 19th सेंचुरी में ना यूरोप में सोशलिज्म जो है वो काफी वाइड स्प्रेड अटेंशन उसको मिलने लग गई थी इस आइडिया को। सोशलिस्ट जो लोग होते थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, और उनको लगता था कि उस समय पर जितनी भी सोशल इल्स है ना, ये बुराई है, उनका कारण ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों उनको लगता था, इसका कारण ये था कि इंडिविजुअल्स जो है ना जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनके पास एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी होती थी, तो वो एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन उनको ना मतलब सिर्फ अपने पर्सनल गेन से था,
और जो उनके प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, मतलब जिनको भी वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके बेनिफिट से उनको मतलब नहीं था। तो उनका मानना था अगर सोसाइटी ना सिंगल इस तरह से सिंगल इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी कंट्रोल ना करें तो और उसमें एक कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे ज्यादा अटेंशन दी जाए ना, तो सोसाइटी ठीक हो जाएगी। तो सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे और कैंपेन भी उन्होंने इसके लिए किया है। तो एक सोसाइटी देखो प्रॉपर्टी उसमें ना हो, मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी ओन ना करे, तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, क्या बेसिस रहेगा उस सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो सोशलिस्ट का ना अलग अलग विजन्स थे फ्यूचर को लेकर। कईयों का मानना था कि कोऑपरेटिव सही है, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। जैसे रॉबर्ट ओवेन थे, ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, तो इनको ना इच्छा थी कि ये एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए और जिसका नाम होगा न्यू हार्मनी इन इंडियाना, मतलब यूएसए में उस टाइम पर। और जो दूसरे सोशलिस्ट थे ना, इनको लगता था कि कोऑपरेटिव्स जो है ना वो वाइड स्केल पर नहीं बन सकते किसी इंडिविजुअल इनिशिएटिव से। तो गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया कि कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट एनकरेज करे। तो अब देखो इनका व्यू था कोऑपरेटिव्स को लेकर। अब फ्रांस का देखो, लुइस ब्लैंक जो थे ना, इनकी इच्छा थी कि गवर्नमेंट जो है ना वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को। तो देखो ये जो कोऑपरेटिव्स होंगे ये क्या होएगी, ये लोगों की एसोसिएशंस होएगी। ये लोग ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और फिर जो प्रॉफिट आएगा ना उसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी मेंबर्स ने काम किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। अब देखो कार्ल मार्क्स और फ्राइड्रिच एंजल्स, ये दो इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं और इनकी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थी। मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट है ना, तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट के पास कैपिटल होती है जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, या फिर इन्वेस्ट की हुई होती है वो फैक्ट्रीज में। और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है ना उसको वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, वर्कर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। और जो वर्कर्स की कंडीशन होती है ना ये नहीं बढ़ती, ये इसमें नहीं सुधार आता तब तक जब तक ये जो प्रॉफिट है ना इसको प्राइवेट कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेट कर लेंगे, सारा प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। तो वर्कर्स को ना कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल्स जो है ना इनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। मार्क्स का मानना था कि अगर वर्कर्स को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब जो कैपिटलिस्ट उनका शोषण करते हैं उससे खुद को बचाना है, तो वर्कर्स को ना एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर सभी प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल किया जाएगा। समाज कंट्रोल करेगा, सामाजिक कंट्रोल होगा उस पर। तो ये एक सोसाइटी कैसी होगी, ये एक तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो उन्होंने ना कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को कन्विंस कर दिया था कि वर्कर्स ना अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट के विरोध में इसको जीत जाएंगे। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है ना वो फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी है, मतलब स्वाभाविक सोसाइटी है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी फ्यूचर की। अब देखो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो 1870s से ही ना सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। और जो एफर्ट्स रहते थे तो सोशलिस्ट लोग एफर्ट्स भी करते थे। तो सोशलिस्ट ने ना एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली थी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो जो इंग्लैंड या जर्मनी के वर्कर्स थे ना इन्होंने भी एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी ताकि वो अपनी बेटर लाइफ और वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ सके। उन्होंने फंड्स भी सेटअप करे थे। फंड्स क्यों करे थे, ताकि कोई भी मेंबर किसी डिस्ट्रेस में हो, किसी मुसीबत में हो तो उस टाइम पर वो हेल्प कर सके। और साथ ही साथ उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी कि उनके वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन हो और उनको राइट टू वोट मिले। जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थी ना ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करती थी और इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ना पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में भी मदद की थी। तो 1905 तक ना देखो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे ना उन्होंने एक लेबर पार्टी बना ली ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बना ली फ्रांस में। लेकिन देखो 1914 तक ना सोशलिस्ट लोग जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए यूरोप में। उनको देखो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग फिगर रिप्रेजेंट करती थी। उनके आइडियाज से लेजिस्लेशन शेप जरूर हुए, मतलब लॉज भी बने हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स जो है ना वो उनको उस टाइम पर फिर भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स या रेडिकल्स ही चला रहे थे, जिसको हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ाए हैं। आपने नहीं पढ़ा हो तो ये लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके मतलब आप जान लेना पिछला वीडियो देखकर। देखो इस इमेज में क्या दिखाया हुआ है वो फिर से आपको इमेज के बारे में पढ़ाता हूँ। ये जो पेंटिंग है ना ये पेरिस कम्यून ऑफ 1871 की काफी फेमस पेंटिंग है।
इसमें क्या है, इसमें एक सीन को पोर्ट्रे किया हुआ है, जो अपराइजिंग हुई थी ना मार्च और मई में 1871 में पेरिस में, उसकी पेंटिंग है ये एक ऐसा टाइम था जब काउंसिल जो थी पेरिस में, उसको पीपल्स गवर्नमेंट मतलब लोगों की गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया था, जिसमें वर्कर्स होते थे उस गवर्नमेंट में, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अदर्स दूसरे भी। ये ना फ्रांस की बात हो रही है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर था, तो वो भी अगर आपने नहीं किया हो तो आप क्लास 9 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भी देख लेना, वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये जो अपराइजिंग थी मतलब जो रिवोल्ट टाइप थी, तो इसके कारण देखो काफी जो डिसकंटेंट था ना लोगों के मन में, मतलब नाराजगी थी फ्रेंच स्टेट से लेकर, वो इसका कारण बनी थी। तो पेरिस कम्यून को अल्टीमेटली देखो, वैसे तो गवर्नमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने क्रश कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको सोशलिस्ट ने सेलिब्रेट किया था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनका मानना था कि ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की एक शुरुआत है। जो पेरिस कम्यून है ना, वो दो कारण से दो उसकी वो दो लेगेसीज छोड़ गया, उसको आज भी याद किया जाता है। इसलिए सबसे पहली देखो, सबसे पहली इसकी लेगेसी है जो वर्कर्स थे ना, उनके एसोसिएशन, रेड फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया था, जो कि कम्युनार्ड्स थे ना रेवोल्यूशनरीज पेरिस के, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो पहली इनकी लेगेसी है ये वर्कर्स रेड फ्लैग, वर्कर्स का रेड फ्लैग। और सेकंड क्या है, मार्सलेज, इसके बारे में आप हमने पढ़ा है, आज ये फ्रांस की नेशनल एंथम भी है। मार्सलेज इसकी दूसरी लेगेसी है, जिसको एक वॉर सॉन्ग की तरह 1792 में लिखा गया था, और ये कम्यून का या फिर लिबर्टी के लिए जो स्ट्रगल रहा है ना, उसका सिंबल बन चुका था। द रशियन रेवोल्यूशन, तो देखो यूरोपियन स्टेट्स में जो एक बहुत कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था ना, उसमें ये स्थिति थोड़ी अलग थी। देखो सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट जो थी ना रशिया में, उसको टेक ओवर कर लिया था, मतलब उनके हाथ में आ गई थी गवर्नमेंट थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू। तो फरवरी 1917 में मोनार्की का फॉल हो गया था रशिया में, और जो इवेंट्स अक्टूबर में हुए ना, उनको ही हम नॉर्मली रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये कैसे हुआ, और सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी जब रशिया की जब ये रेवोल्यूशन हुआ, अब ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखो रशियन एम्पायर इन 1914, देखो 1914 में ना जार निकोलस टू जो थे, ये रशिया और उसके एम्पायर को रूल करते थे। तो देखो टेरिटरी कितनी बड़ी थी, इसमें जो टेरिटरी अराउंड मॉस्को है आज भी रशिया में, वो आ जाती है। तो रशियन एम्पायर में करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के भी पार्ट्स आ जाते थे, और यूक्रेन और बेलारूस भी आ जाता था, और पैसिफिक तक इसका स्ट्रेच था, मतलब पैसिफिक तक जाता था ये। और इसमें आज के कुछ आसियान स्टेट्स जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया और एजरबाईजान भी आ जाते थे। जो मेजोरिटी रिलीजन थे ना रशिया ऑर्थोडॉक्स में, वो था रशिया के, मतलब वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। लेकिन देखो एम्पायर में मतलब मेजोरिटी रिलीजन तो ये था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन साथ ही साथ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रशिया में रहते थे उस टाइम पर, रशियन एम्पायर में। इसके आगे का चैप्टर हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ना रशियन जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरलिस्ट थी। काफ़ी जो वास्ट मेजोरिटी थी ना उधर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लगभग 85% रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन अपनी लिविंग एग्रीकल्चर के थ्रू ही अर्न करती थी। तो देखो यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरे थे ना, उनमें ये प्रोपोर्शन थोड़ा कम था। एग्जाम्पल फ्रांस और जर्मनी में 40% से 50% की पॉपुलेशन थी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, लेकिन रशियन एम्पायर में 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। तो इतनी सारी पॉपुलेशन क्योंकि एग्रीकल्चर करती थी, इसलिए रशिया उस टाइम पर मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। तो रशियन जो कल्टीवेटर्स होते थे ना, वो मार्केट के लिए भी और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस करते थे ग्रेन्स को। इंडस्ट्री ना उस टाइम पे रशिया में कमी होती थी, और जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्ट्समैन जो होते थे ना, वो प्रोडक्शन का ज्यादातर काम संभालते थे, लेकिन जो लार्ज फैक्ट्रीज होती थी ना, वो भी क्राफ्ट वर्कशॉप्स के साथ साथ चलती रहती थी। काफी जो फैक्ट्रीज है ना वो सेटअप की गई थी, मतलब बनाई थी 1890s में। उस टाइम पर ना रशिया का रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड हो रहा था, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री में ज्यादा आती थी, इंक्रीज हो रही थी। तो कोल प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी, और आयरन और स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना हो चुका था 1900s तक ना। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स भी और क्राफ्टमैन भी इक्वल नंबर में होते थे, मतलब अच्छी ग्रोथ वहाँ पे हो रही थी।
जो काफी इंडस्ट्रीज थी ना वहाँ पे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट देखो लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज तो करती थी ताकि वो मिनिमम वेजेस इंश्योर कर सके, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी सभी वर्कर्स को मिल रही है, ज्यादा कम भी नहीं मिल रहा, और वर्क आवर्स भी लिमिटेड हो। ये सब काम ना मेंटेन करना, इस तरह के रूल्स को फैक्ट्री इंस्पेक्टर का होता था, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप्स में वर्किंग आवर्स ना, वर्किंग डे 15 आवर्स का होता था, और फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे का होता था। तो अकोमोडेशन मतलब रहने सोने की व्यवस्था रूम्स में या डॉर्मेटरीज में कर देते थे। डॉर्मेटरी इस तरह आपको इमेज में भी दिखा के समझाई हुई है। वर्कर्स देखो, वर्कर्स ना डिवाइडेड थे सोशल ग्रुप्स में। तो कई जो होते थे ना वर्कर्स, उनके अपने विलेजेस से स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे, जिस भी विलेज से वो आते थे। और जो दूसरे कुछ वर्कर्स होते थे वो सिटीज में परमानेंटली सेटल हो चुके थे। तो वर्कर्स अपनी स्किल के बेसिस पर डिवाइडेड थे। सेंट पीटरबर्ग का एक मेटल वर्कर बताता है कि मेटल वर्कर्स ना अपने आप को दूसरे वर्कर्स में अरिस्टोक्रेट, मतलब थोड़ा रईस टाइप समझते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल मांगता है। तो उस टाइम की 1914 में जो फैक्ट्री लेबर होती थी ना, उसका 31% लेबर थी विमेन। मतलब विमेन भी 31% थी, लेकिन विमेन को ना मेन से कम पैसे मिलते थे, या तो आधा मिल जाता था या फिर तीसरा हिस्सा मिल जाता था मेन की वेज का। तो ये जो डिविजन्स थे ना वर्कर के बीच में, तो ये उनके बीच में जो ड्रेस और मैनर्स के डिफरेंसेस होते थे उससे समझ आ जाते थे। कई वर्कर्स जो थे ना उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी, ताकि अपने एसोसिएशन के मेंबर्स जिनको अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप्स हो, तो इस तरह के टाइम पर हेल्प कर सके। लेकिन ऐसी अच्छी एसोसिएशंस ना कमी होती थी। इंडिविजुअल्स के बावजूद ना वर्कर्स ना एक साथ यूनाइट हो जाते थे जब भी स्ट्राइक करनी हो। और स्ट्राइक वो यूजुअली कब करते थे, जब एम्प्लॉयर्स ने कोई बात ना मान रहे हो या फिर वर्किंग कंडीशंस ठीक ना हो। ये स्ट्राइक्स देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 1897 में बहुत हुई है, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में बहुत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीजेंट्स जो है ना वो लैंड को कल्टीवेट करते थे, लेकिन नोबिलिटी क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ना वो ज्यादातर प्रॉपर्टीज को ओन करती थी। तो देखो वर्कर्स की तरह ही ना पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, लेकिन पीजेंट्स बहुत ज्यादा रिलीजियस होते थे। और ज्यादातर पीजेंट्स ना कुछ तो करते थे, लेकिन ज्यादातर पीजेंट्स नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्योंकि देखो नोबल्स को उनकी पावर कैसे मिलती थी, नोबल्स को ना उनकी पावर लोकल पॉपुलैरिटी के थ्रू नहीं मिलती थी कि लोग उनको जानते हैं और उनको पसंद करते हैं, बल्कि जो वो जार को सर्विसेज देने वाले हैं ना उनके थ्रू उनको पावर और पोजीशन मिलती थी। लेकिन देखो अभी जैसे हमने जाना कि पीजेंट्स ना पसंद नहीं करते थे, बहुत थोड़े होते थे जो पसंद करते थे। लेकिन देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुई थी ना, उससे थोड़ा सा अपोजिट है, वहां पे ऐसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुई तो पीजेंट्स ना वहां पे रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स को, और उनके लिए लड़े भी थे। लेकिन रशिया में पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स का जो लैंड है ना वो पीजेंट्स को मिल जाए। तो देखो ऐसे भी कई इवेंट्स हुए हैं जब पीजेंट्स ने ना नोबल्स को या फिर लैंड लॉर्ड्स को रेंट देने से मना कर दिया, और लैंड लॉर्ड को मर्डर तक कर दिया है। 1902 में ना ये इंसिडेंट साउथ रशिया में बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, और फाइनली 1905 में इस तरह के इंसिडेंट ऑल ओवर रशिया होने लग गए थे। रशियन पीजेंट्स ना यूरोपियन पीजेंट्स से कई तरीकों से अलग थे। रशियन पीजेंट्स ने क्या किया था, रशियन पीजेंट्स ने ना सामाजिक रूप से अपना लैंड एक तरह से इस तरह से बांटा था कि वो सारे लैंड को एकदम से पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे वो सभी लैंड को एक जगह पर एकत्रित करते कि भाई ये सारा लैंड है। और फिर उनका जो एक लीडर होता था ना कम्यून, जो उनको लीड करता था मीर, वो मीर ना हर एक फैमिली की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली वो सारा लैंड बांट देता था। तो ये प्रोसेस जो है वहाँ पे बार बार होता था, पीरियोडिकली होता था कि सारा लैंड फिर से बटेगा सब में। तो ये एक तरह का सोशलिज्म हो गया था वहां पर। देखो अलेक्जेंडर श्लापनिकोव, ये एक सोशल वर्कर रहे उस टाइम पर, तो ये बताते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी मीटिंग्स। अब देखो मीटिंग्स क्यों, मीटिंग्स की जरूरत देखो सोशलिज्म फैलाने के लिए या फिर अलग अलग काम से। तो प्रोपोगेंडा चलता था शॉप्स में या फिर प्लांट्स में, इंडिविजुअल बेसिस पर डिस्कशन होती थी सर्कल्स बनाकर। लीगल मीटिंग्स जो है ना वो कोई भी ऑफिशियल इशू होता था तब हो जाती थी। लेकिन देखो ये जो लीगल मैटर की हो गई ना, इसको तो स्किलफुली ये जो लीगल मैटर्स की मीटिंग हो गई इसको तो स्किलफुली, मतलब जनरल स्ट्रगल जो कि चाहिए वर्किंग क्लास के लिबर्टी के लिए, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। इलीगल मीटिंग्स किस तरह से होती थी, लीगल मीटिंग्स तो सही है चलो, इलीगल मीटिंग्स को ना एकदम से मौका देखकर लगाया जाता था। मौका देखा और इलीगल मीटिंग अरेंज कर दी, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती थी, कभी लंच के टाइम पे, कभी इवनिंग ब्रेक के टाइम पे, तो फिर कभी एग्जिट पे हो गई, कभी यार्ड में हो गई, या फिर कभी कभी फ्लोर्स पे हो गई किसी भी, या फिर स्टेयर्स में ही हो गई। इस तरह से इलीगल मीटिंग्स भी होती थी अलग अलग प्रोपेगेंडा डिस्कस करने के लिए। कभी कभी क्या होता था, डोरवे था ना, मतलब गेट पे ही जो अलर्ट वर्कर्स होते थे ना वो एकदम से
इंटरेस्ट जगाने लग जाते, लोगों को इकट्ठा करने लग जाते, और फिर वो इस तरह से काफी मास को इकट्ठा करके इस तरह की इलीगल मीटिंग्स करा देते थे। तो क्या होता है, इस तरह से वो मास को इकट्ठा कर लेते और एक व्यक्ति आ जाता और फिर वो अपनी स्पीच देके चला जाता। तो मैनेजमेंट देखो, इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट हो, कहीं की भी मैनेजमेंट हो, वो इतने में पुलिस को फोन करती, इतने में स्पीचेस तो पूरी हो चुकी थी और सभी नेसेसरी डिसीजन लिए जा सके चुके थे जब तक पुलिस आएगी। तो इस तरह से उस टाइम पर मीटिंग्स अरेंज होती थी, ये अलेक्जेंडर श्लपनिकोव बताते हैं। सोशलिज्म इन रशिया, देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, 1914 से पहले रशिया में इलीगल थी, लेकिन देखो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको बनाया गया था 1898 में। इसको बनाया था सोशलिस्ट ने, जो कि मार्क्स के आइडियाज को, कार्ल मार्क्स, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन देखो क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी थी, तो ये एक तरह से इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो इलीगल मानी जाती थी ना 1914 से पहले, और ये बनी थी 1898 में। तो देखो इस पार्टी ने अपना एक न्यूज़पेपर भी सेट बना लिया था, और वर्कर्स को भी मोबिलाइज करती रहती थी इधर से उधर जाने के लिए, और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करती थी। कुछ जो रशियन सोशलिस्ट है ना, उनको लगा कि जो रशियन पीजेंट्स है ना, जैसा हमने जान लिया कि वो एक अपने लैंड को इकट्ठा करते हैं और फिर उनका मीर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी कारण से ना कुछ रशियन सोशलिस्ट को लगा कि रशियन पीजेंट्स जो है ना, वो नेचुरली सोशलिस्ट है, वो नेचुरल सोशलिस्ट है, इसीलिए पीजेंट्स, वर्कर्स नहीं, वर्कर्स अलग है जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, बल्कि जो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स है, किसान लोग हैं, वो रेवोल्यूशन का मेन फोर्स होना चाहिए, उनसे होगी रेवोल्यूशन। तो इसीलिए देखो उनका ये मानना था। और रशिया देखो सोशलिस्ट दूसरे कंट्री से ज्यादा फास्ट बनेगा अगर पीजेंट्स है वो मेन फोर्स होगी रेवोल्यूशन की। तो सोशलिस्ट देखो कंट्री साइड में ना 19th सेंचुरी से एक्टिव रहे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बना ली थी 1900 में। ये पार्टी जो है ना वो पीजेंट्स को राइट दिलाने का काम करती थी, कोशिश करती थी। और इस पार्टी की भी इच्छा थी कि जो लैंड नोबल्स को बिलोंग कर रहा है ना, वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, पीजेंट्स को मिल जाए, इसके लिए भी काम करती थी। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे ना, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से इस पीजेंट्स वाली बात पे डिसएग्री करते थे। उनका नहीं मानना था कि पीजेंट्स को मेन फोर्स होना चाहिए रेवोल्यूशन का। तो लेनिन जो थे, इनको लगा कि पीजेंट्स जो है ना, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ जो पीजेंट्स है वो पुअर है, कुछ पीजेंट्स रिच है, कुछ वर्कर की तरह काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन थी ना पीजेंट्स में ही, इसीलिए हाँ, वो ना सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पाए। अब देखो पार्टी ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज में डिवाइडेड थी। व्लादिमीर लेनिन जो थे, ये थे बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते थे ये। तो व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि ये एक थोड़ा रिप्रेसिव सोसाइटी है ना, जैसे कि जारिस्ट रशिया होगी जो जार के कंट्रोल में रहती है, इस तरह की एक जारिस्ट रशिया जैसी सोसाइटी है ना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन रहना चाहिए, पार्टी को डिसिप्लिन रहना चाहिए, और नंबर और मेंबर्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कितने भी मेंबर्स लिए जाओ, कैसे भी लोगों को घुसाए जाओ। तो उनका मानना ऐसा था। लेकिन दूसरे जैसे मेंशेविक्स हो गए, इनको लगा कि पार्टी जो है, जैसे जर्मनी में पार्टी सबके लिए ओपन रहती है ना, वैसे ही सबके लिए ओपन होनी चाहिए, किसी को भी ले सकते हैं। अब देखो 1905 रेवोल्यूशन, टर्बुलेंट टाइम। देखो रशिया एक ऑटोक्रेसी था, मतलब जो जार थे उनके पास सारी पावर्स थी, तो रशिया एक ऑटोक्रेसी था। लेकिन दूसरे यूरोपियन रूलर्स की तरह ही ना 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही जार जो है ना, जार पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं रखते थे, पार्लियामेंट से ऊपर है जार। उधर कोई पार्लियामेंट में इस तरह से जार को अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लिबरल्स जो थे ना रशिया में वो इस चीज को खत्म करना चाहते थे। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ ही ना उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ काम किया, ताकि रेवोल्यूशन के टाइम 1905 में, ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड कर सके। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। अब देखो उनको ना एम्पायर में नेशनलिस्ट जो है वो सपोर्ट करते थे, और जैसे पोलैंड में भी कई नेशनलिस्ट जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जदीदिस्ट जो है, जो कि चाहते थे कि इस्लाम की मॉडर्नाइजेशन हो ताकि सोसाइटी सही से चल सके, वो सपोर्ट करते थे। अब देखो 1904 में ना, ये ना 1904 का जो साल है ये रशियन वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल गुड्स है ना उनके प्राइसेस इतने बढ़ गए कि रियल वेजेस जो थी ना वो 20% डिक्लाइन हो गई। मतलब जो वर्कर्स कमाते थे रियल वेजेस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली, जो वेज होनी चाहिए ना वर्कर की, अब उससे 20% कम कमा रहे हैं वर्कर। तो इसलिए रशियन वर्कर के लिए वो साल सही नहीं था। जो मेंबरशिप थी ना वर्कर्स एसोसिएशन की, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लोग आए, ऐड हो गए।
तो देखो ये एक इंसिडेंट देखो आप, क्या हुआ, रशियन वर्कर्स की असेंबली के जो के 4 मेंबर्स थे, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स थे ना, तो इनको ना पुटिलोव आयरन वर्क से डिसमिस कर दिया गया। ये रशियन वर्कर्स की असेंबली बनी थी 1904 में, और इन इसमें से 4 वर्कर्स को ना पुटिलोव आयरन वर्क्स में से डिसमिस कर दिया गया। तो इसके कारण ना एक इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड उठने लग गई कि एक कार्रवाई होनी चाहिए इन चारों के डिसमिसल के अगेंस्ट। तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में ना 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि और डिमांड करने लगे कि वर्किंग डे सिर्फ 8 घंटे का होना चाहिए और उनकी वेजेस भी बढ़ाई जाए और वर्किंग कंडीशंस में भी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो देखो जब ये सब होने तो इस तरह का काम जब होने लगा ना, तो ये देखो फादर गेपन जो थे ना, वो वर्कर्स को लेकर विंटर पैलेस पे चले गए और उनको देखो अटैक कर दिया गया पुलिस और कोसेक्स द्वारा। ये भी एक इवेंट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। तो ये इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। तो इसके कारण ना एक काफी अलग अलग इवेंट्स होने लग गए थे, जिसको बाद में 1905 रेवोल्यूशन का नाम मिला। तो स्ट्राइक्स जो है वो ऑल ओवर कंट्री फैलने लग गई थी और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एक तरह से वॉकआउट कर दिया था। मतलब वो यूनिवर्सिटी को गुस्से में छोड़कर चले गए थे, बाहर निकल गए थे। उनका कहना था कि सिविल लिबर्टी थोड़ी तो होनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सभी ने, दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स है, इन्होंने भी यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टेब्लिश कर ली थी और इनकी भी इच्छा थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो देखो 1905 रेवोल्यूशन के टाइम पे ना जार ने एक इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट या फिर डुमा कह लो, उसको अलाउ कर दिया था कि एक पार्लियामेंट हो सकता है जिसको डुमा डुमा जो है कहते हैं, हो सकता है वो। तो देखो कुछ टाइम के लिए, देखो रेवोल्यूशन में कुछ टाइम के लिए काफी जो है ना वो ट्रेड यूनियंस बहुत होती थी और फैक्ट्री कमिटीज भी बहुत होती थी, जिसको फैक्ट्री वर्कर्स बनाते थे। तो देखो 1905 के बाद काफी जो कमिटीज और यूनियंस है ना, इन्होंने अनऑफिशियली काम किया, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था ना। तो काफी जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे आ चुकी थी। जार ने देखो जो फर्स्ट डुमा था, फर्स्ट डुमा है ना, उसको 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया, और फिर सेकंड डुमा को री इलेक्ट किया और उसको भी देखो 3 मंथ्स के अंदर ही सेकंड डुमा री इलेक्ट किया। और देखो वो चाहते नहीं थे कि उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन कर दे या उनकी पावर में कोई भी रिडक्शन हो जाए। तो उन्होंने ना वोटिंग लॉज को भी चेंज किया, और जो थर्ड डुमा था ना, उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस बिठाए। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में पहले ही। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो थे ना, उनको डुमा से बाहर ही रखा जार ने। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करने वाले हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 4 of class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1, 2, 3 में कराए हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो देखिए 1914 में ना 2 यूरोपियन अलायंसेस थी, उनमें वॉर छिड़ गई थी। तो पहली थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इनको कहते थे सेंट्रल पावर्स, और दूसरी थी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। इसमें बाद में इटली और रोमानिया भी ऐड हो गई थी। तो ये जो कंट्रीज थे ना, इन सभी कंट्रीज का ग्लोबल एम्पायर भी था, ग्लोबली फैले हुए कंट्रीज थे। तो इसीलिए वॉर ना यूरोप में भी लड़ी गई थी और यूरोप के बाहर भी लड़ी गई थी। इसे ही कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो रशिया में ना ये जो वॉर थी वो इनिशियली पॉपुलर थी और किंग जार निकोलस टू, मतलब जो जार थे ना, उनको सपोर्ट भी मिला था। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होती गई ना, तो जार ने जो डुमा की मेन पार्टीज थी ना, उनसे कंसल्ट करने से मना कर दिया था। जार अब डुमा में बात नहीं करते थे। तो इस कारण से सपोर्ट कम हो गया था जार को रशिया में, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स उधर बढ़ने लग गए थे। तो ये इसका ना पता चल जाता है इससे भी कि सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नाम था सिटी का, शहर का। अब उसका नाम कर दिया गया था पेट्रोग्राड, पेट्रोग्रेड कर दिया था, क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आ गए थे। अब जर्मनी लोगों को उधर पसंद नहीं आ रहा था। देखो जारीना जो थी ना उधर, जार तो थे निकोलस टू, जरीना जो थी अलेक्जेंड्रा। तो देखो अलेक्जेंड्रा जो थी उनका, वो एक तो जर्मन थी और उनके जो ये भी पसंद नहीं था लोगों को, और साथ साथ उनके जो कुछ एडवाइजर्स थे ना, स्पेशली एक मॉन्क था उनका एडवाइजर रसपुतिन। इन एडवाइजर्स ने ना ऑटोक्रेसी, मतलब ये जो राजशाही थी, राजा का रूल था ना, जार होता था, इसको अनपॉपुलर कर दिया। अब लोगों को वहां पे ये चीजें पसंद नहीं है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, वो ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे अलग अलग तरीके से लड़ी गई थी। वेस्ट पे क्या होता, देखो वेस्ट में ना आर्मीज जो है वो ट्रेंचेस में लड़ी थी। ट्रेंचेस क्या होता है, सपोज गड्ढा सा खोद दिया, जैसे जैसे ग्रेव को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है ना, उस तरह का गड्ढा सा खोद दिया। अब सैनिक उसमें छुप के मारेंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसको कहते हैं ट्रेंच।
तो वेस्ट में देखो जो फ्रांस की ईस्टर्न साइड थी ना, उसके अलोंग जो ट्रेंचेस खुदी हुई थी उसमें से लड़ी थी आर्मी। और ईस्ट में ना आर्मीज एकदम सीधा अटैक करने में माहिर हो गई थी, बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और अच्छे से लड़ी भी थी और काफी कैजुअलिटीज भी उन्होंने दी थी। लेकिन देखो ये जो डिफीट्स थी ना, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और डीमोरलाइजिंग थी। उससे ना रशियन एम्पायर का मोराल गिरता गया। रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 1916 के बीच में बहुत बुरी तरह आ रही थी और लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज थी 1917 तक। 7 मिलियन का मतलब हो जाता है 70 लाख। 70 लाख कैजुअलिटीज थी। तो इन सब से ना आर्मी पीछे हट गई थी। लेकिन जब आर्मी पीछे हटती थी ना, रशियन आर्मी क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी ताकि ना एनिमी जो है वो उस लैंड पे रह ना सके। तो ये जो डिस्ट्रक्शन थी ना क्रॉप्स की और बिल्डिंग्स की, इसके कारण रशिया के अंदर 3 मिलियन रेफ्यूजीज शरणार्थी आ गए थे। तो ये जो सिचुएशन थी ना, ये सिचुएशन के से लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं आने लग गई थी और वो नापसंद करने लग गए थे, जार को भी और गवर्नमेंट को भी। अब सोल्जर्स की भी इच्छा नहीं होती थी कि वो इस तरह की लड़ाई लड़े। उस टाइम पे देखो रशियन आर्मी जो है ना, उसको रशियन स्टीम रोलर कहा जाता था। और ये उस समय लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी वर्ल्ड की। और जब इस आर्मी को देखो मन हट गया ना अपने जार से, तो जब आर्मी ने सपोर्ट और लॉयल्टी हटा लिया और रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लग गए, तब ये जारिस्ट पावर खत्म हो गई थी। जार निकोलस टू को रिजाइन करना पड़ गया था। अब देखो ये सब होने लग गया था, सोल्जर्स का मन नहीं था, वॉर बेकार चल रही थी। अब एक तो देखो रशिया में इंडस्ट्रीज वैसे ही कम थी, इन सब का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे और भी बेकार हो गया। रशिया की इंडस्ट्रीज कम थी। अब देखो कंट्री जो है उसको ना बाल्टिक सी पे उस टाइम जर्मनी का कंट्रोल ज्यादा था। तो सप्लायर से इंडस्ट्रियल गुड्स भी नहीं मिल रहे थे ढंग से। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी रशिया में ना ज्यादा जल्दी बेकार होते जा रहे थे वहां पे। यूरोप में इतनी जल्दी लेट नहीं हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रीज अब चल नहीं रही, तो अब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी खराब होते जा रहे हैं। 1916 तक देखो रेलवे लाइंस भी खराब हो गई रशिया की। अब काफी जो स्वस्थ आदमी थे, एबल बॉडीड मैन थे ना, उनको वॉर में भी बुला लिया क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज थी, वॉर में जरूरत थी उनकी, उनको बुला लिया। तो सही जो आदमी है एकदम स्वस्थ, उसको बुला लेने से शहर में क्या होने लगा, लेबर शॉर्टेज हो गई। अब काम कौन करेगा? तो जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी जहाँ पर एसेंशियल आइटम्स बनते थे, वो बंद हो गई। और देखो आर्मी को भी फीड करना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेन्स आर्मी की तरफ जाने लग गए, आर्मी को सप्लाई होने लग गए। लोगों के लिए देखो शहर में ब्रेड और फ्लोर जो है ना वो बिल्कुल खत्म से हो गए थे, स्कार्स हो गए थे। और 1916 की विंटर्स तक ना ब्रेड शॉप्स पर रायट्स होना कॉमन हो गया था। उधर ना ब्रेड खाते हैं रशिया, यूरोप की साइड ज्यादा, तो उधर ब्रेड शॉप्स पर इसलिए राइट होने लग गए थे। अब देखो 1917 की विंटर्स में ना जो कैपिटल थी वहां की पेट्रोग्रेड, इधर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति आ गई थी। कि एक तो ना देखो शहर का लेआउट इस तरह का था कि इससे ना लोगों के बीच में डिवीजन से आ गए थे। एक रिवर होती थी, रिवर नेवा। तो रिवर नेवा के देखो राइट बैंक पे ना वर्कर के क्वार्टर्स थे, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। और लेफ्ट बैंक पे क्या था, इधर राइट बैंक पे इस तरह की चीजें थी और लेफ्ट बैंक पर कुछ फैशनेबल एरियाज थे। विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, और ऐसी वो भी बिल्डिंग थी जहां पर डुमा होता था। डुमा हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में। तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक इस तरह से अलग था वहां पे। तो फरवरी 1917 पे ना जो वर्कर का क्वार्टर था ना, वर्कर वाले क्वार्टर पे फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा फील होने लग गई थी, बहुत ज्यादा होने लग गई थी। विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है वहां पे, तो उस टाइम विंटर वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड थी, बहुत ज्यादा फ्रोस्ट था। मतलब पाला बहुत पड़ रहा था और बहुत बर्फबारी हो रही थी। पार्लियामेंट्री देखो जार की इच्छा थी कि वो डुमा को डिसॉल्व कर दे, डुमा ना हो, जार को पसंद नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट्रियंस जो थे, जो पार्लियामेंट में होते थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बची रहे। तो ये दोनों भी एक तरह से अपोज कर रहे थे एक दूसरे को। तो 22 फरवरी को क्या हुआ, 22 फरवरी को ना जो राइट बैंक पे जो ये फैक्ट्रीज थी ना, तो उधर एक फैक्ट्री थी राइट बैंक पे, उधर लॉकआउट हो गया, ताला मतलब उन्होंने मार दिया फैक्ट्री पे। तो अगले ही दिन देखो वर्कर्स जो थे ना 50 फैक्ट्री में, उन्होंने स्ट्राइक रख दी। सहानुभूति चाहते थे, वो ब्रेड आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक रख दी। कई फैक्ट्रीज पर देखो वुमेन जो थी ना, वुमेन ने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। तो इस दिन को कहने लग गए इंटरनेशनल वुमेन डे। इसमें देखो वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री क्वार्टर से कैपिटल के सेंटर में आ गए थे। नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट इधर सेंटर में आ गए थे। अब देखो इस टाइम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी इस तरह के मूवमेंट को। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। देखो क्योंकि फैशनेबल क्वार्टर्स जो थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इनको वर्कर्स ने सराउंड कर लिया था जो लेफ्ट बैंक पे थे ना। तो गवर्नमेंट ने इसी कारण से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। अब जो ये प्रदर्शन कर रहे थे ना, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया तो ये शाम तक चले गए, इवनिंग तक चले गए। लेकिन 24 और 25 को ये वापस आ गए।
तो गवर्नमेंट ने देखो कैवेलरी और पुलिस बुला ली ताकि इन पे नजर रखी जा सके। अब देखो 24-25 को वापिस आए। 25 फरवरी को ना गवर्नमेंट ने डुमा सस्पेंड कर दिया, फाइनली डुमा सस्पेंड कर ही दिया। तो पॉलिटिशियंस भी इसके खिलाफ बोले, जो ये प्रदर्शनकारी थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे ना, वो एकदम बलपूर्वक 26 को वापस आ गए, लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पर वापस आ गए थे। तो 27 को क्या हुआ, एक पुलिस हेडक्वार्टर को ही तोड़ फोड़ दिया, पुलिस हेडक्वार्टर्स को ही तोड़ दिया। तो स्ट्रीट्स जो है ना, इस तरह से सड़कें जो है वो लोगों से भर गई, जो कि कभी ब्रेड के लिए नारे लगाते थे कि ब्रेड की कमी है, वेजेस के लिए, अच्छे वर्किंग आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए स्लोगन फ्रेज करते थे वो। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो ना सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, तो इसीलिए उन्होंने एक और बार फिर से कैवेलरी बुला ली। लेकिन इस बार कैवेलरी ने ना डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, प्रदर्शनकारियों पर फायर करने से मना कर दिया। एक ऑफिसर जो है ना, उसको बैरक्स, एक रेजिमेंट के बैरक्स के एक रेजिमेंट पे ना गोली मार दी, एक ऑफिसर को गोली मार दी। और 3 दूसरे रेजिमेंट्स जो थे ना वो बगावत कर गए। उनकी इच्छा थी कि वो वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना उनके साथ जाए, उनको, उनकी तरफ उनका मन था। तो इवनिंग तक क्या हुआ, सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे ना, उन्होंने साथ में मिलकर एक काउंसिल बना ली, सोवियत, एक सोवियत कह लो या काउंसिल कह लो, बना ली थी। और कहाँ पे बनाई थी ये, उधर ही उसी बिल्डिंग में जहाँ पर डुमा होता था, उसी बिल्डिंग में बनाई थी। और इसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत, इसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक डेलीगेशन गई जार से मिलने के लिए। डेलीगेशन क्या होता है, सपोज इतने सारे ये सब स्ट्राइक कर रहे थे, तो ये कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जो जार की तरफ भेजेंगे कि आप बात करके आओ, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कह देते हैं डेलीगेशन। तो एक डेलीगेशन गई थी जार से बात करने। तो मिलिट्री कमांडर्स ने ना जार को कह दिया कि आप त्याग दो अपना ये राजगद्दी, छोड़ दो आप। तो सिचुएशंस ऐसी थी उस टाइम पर, जार ने उनकी बात मान ली और 2 मार्च को त्याग दिया। 2 मार्च को जार ने भी त्याग दी अपनी राजगद्दी। तो सोवियत लीडर्स और डुमा लीडर्स जो थे ना, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि वो कंट्री को चला सके। अब रशिया का फ्यूचर ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करने वाली है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, सभी को वोट का अधिकार है। अब देखो पेट्रोग्रेड जो है ना, पेट्रोग्रेड में ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई थी, इसके कारण फरवरी 1917 में मोनार्की हटी थी वहां से। देखो बॉक्स 1 में क्या बताते हैं, वुमेन वर्कर्स जो है ना, ये अपनी मेल वर्कर्स को हमेशा इंस्पायर करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री पर क्या हुआ, मार्फा वासिलेवा, ये जो महिला है ना, इन्होंने अकेली नहीं, सिंगल हैंडेडली एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करवाई थी, एक स्ट्राइक इन्होंने अरेंज करवाई थी। अब देखो उसी मॉर्निंग पर ना वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वुमेन वर्कर्स ने रेड बोज, लाल तीर मैन को दिए थे। तो देखो मार्फा वासिलेवा जो थी, ये एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और एक पहले से तैयारी नहीं थी और तुरंत एक स्ट्राइक बुला दी थी। तो वर्कर्स जो ना फ्लोर पे थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया उनको, जो उस फ्लोर पे वर्कर्स थे उन्होंने मार्फा वासिलेवा को सपोर्ट भी किया। तो जो फोरमैन होता था, मतलब जो उनका सुपरवाइजर टाइप हो गया ना, उन्होंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई मार्फा वासिलेवा ऐसा कुछ कर रही है, तो उनके लिए एक ब्रेड का लोफ भेजा गया। वो उनको भूख लगी होगी, ब्रेड के लिए कर रही होंगी। लेकिन देखो उन्होंने ब्रेड तो ले लिया, लेकिन फिर से काम करने को मना कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे पूछा मार्फा वासिलेवा से कि आप काम क्यों नहीं कर रही। तो उन्होंने बताया कि देखो सिर्फ मैं तृप्त नहीं हो सकती जब दूसरे भूखे हैं। तो वुमेन वर्कर्स जो थे ना, वो फैक्ट्री के जो दूसरे सेक्शंस में भी जो वुमेन वर्कर्स थे, वो भी मार्फा के सपोर्ट में आए। और इसी तरह से सभी वुमेन ने, मतलब देखो जो दूसरी वुमेन्स थी, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो देखो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन तो उनके सपोर्ट में आ गई, अब मैन भी उनके सपोर्ट में आ गए, उन्होंने भी अपने सारे टूल्स रख दिए और पूरा का पूरा क्राउड जो है वो स्ट्रीट की तरफ रश करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की थी मार्फा वासिलेवा ने। तो इसी के साथ ये पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। अब हम आगे का चैप्टर सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 5, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1, 2 और 3, 4 में कराए हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 आफ्टर फरवरी। तो देखो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना, उसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस रहता था, और लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे ना, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। जो पब्लिक मीटिंग्स उस टाइम पर होती थी या फिर जो एसोसिएशंस बनी हुई थी, उन सब पर रेस्ट्रिक्शंस थी और एसोसिएशंस को हटा दिया गया। सोवियट्स जो थी, जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत हम पढ़े अभी अभी, तो इस तरह की सोवियट्स ना हर जगह सेटअप हो चुकी थी, बन चुकी थी, और कोई भी ना कॉमन सिस्टम इलेक्शन का फॉलो नहीं हो रहा था उस टाइम पर।
तो 1917 के अप्रैल में क्या हुआ, जो बोल्शेविक लीडर थे ना व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया में वापस आ गए अपनी एग्जाइल से। एग्जाइल मतलब एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब देश में रहने को अलाउ नहीं किया जाता। तो व्लादिमीर लेनिन को नहीं किया हुआ था, लेकिन अब वो वापस आ चुके थे 1917 में। तो व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स जो थे ना, वो 1914 से ही वॉर को अपोज कर रहे थे, वो खिलाफ थे कि वॉर, इस वॉर के। तब देखो, तो फिर व्लादिमीर लेनिन को फील होने लगा कि ये सही टाइम है कि सोवियत्स जो बने हुए हैं ना, वो पावर को ओवरटेक कर ले, पावर वो अब अपने हाथ में ले ले। तो उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वॉर को एक क्लोज किया जाए, वॉर को क्लोज किया जाए, जो पीजेंट्स है ना उन पे लैंड ट्रांसफर कर दी जाए और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो ये जो तीन डिमांड्स थी ना, इन्हीं को कहा जाता है लेनिन का अप्रैल थीसिस। ये अप्रैल थीसिस, आप तीनों डिमांड्स याद कर लेना। वॉर को खत्म किया जाए, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर किया जाए और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक पार्टी जो है ना, वो अपने आप को अब कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से रीनेम कर ले, ताकि जो उनके रेडिकल एम्स है ना, वो इससे पता लगे इस नाम से। तो जो दूसरे जो बोल्शेविक पार्टी में लोग थे ना, वो पहले तो इन अप्रैल थीसिस से, इन तीनों डिमांड से सरप्राइज थे। तो उनको लगा कि अभी ना ये सही टाइम नहीं है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एक कराई जाए और प्रोविजनल गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट करना चाहिए, उनको ऐसा लगता था। लेकिन फिर देखो आगे जिस तरह से काम हुआ, तो थोड़े टाइम में वो व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल थीसिस के भी सपोर्ट में आ गए थे और उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका था। तो समर्स में ना, जो ये मूवमेंट था वर्कर्स का, ये फैलने लग गया था। और इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे, उधर इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमिटीज बन गई थी। तो उन्होंने किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं ना, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। ट्रेड यूनियंस भी है वो अब बढ़ने लग गई थी, बढ़ भी गई थी। सोल्जर्स कमिटीज भी बन गई थी आर्मी के अंदर ही अंदर। और जून में लगभग 500 सोवियट्स जो थे, उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजे। तो देखो जैसे जैसे ना प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी पावर कम हो रही है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया प्रोविजनल गवर्नमेंट में कि अब ना कुछ कठोर कठोर काम करने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो लोगों के अंदर डिसकंटेंट आ रहे हैं ना, इसको कम किया जाए, इसको फैलने ना दिया जाए। तो देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ अटेम्प्ट्स करे। जो वर्कर्स होते थे ना, फैक्ट्रीज को चलाते थे, तो उनके जो अटेम्प्ट्स रहते थे, वो जो कोशिश करते थे मूवमेंट करने की, उसको रेजिस्ट करने लग गई है प्रोविजनल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। जो बोल्शेविक्स की जुलाई 1917 में कुछ पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस है, प्रदर्शनियां हैं, उनको भी बहुत ज्यादा रिप्रेस किया गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। और कई सारे बोल्शेविक लीडर्स को इसी कारण देखो चुपना भी पड़ा था या भागना भी पड़ा था। और कंट्री साइड में क्या हो रहा था देखो, ग्रामीण क्षेत्र में तो पीजेंट्स या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे ना, वो वहां पर दबाव बना रहे थे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का। लैंड कम्युनिटीज भी बनाई गई थी इस चीज को हैंडल करने के लिए। और क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने काफी ज्यादा एनकरेज किया हुआ था, तो पीजेंट्स ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच ना लैंड को सीज भी कर लिया था, कब्जा भी लिया था। देखो द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो देखो क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच ये बढ़ती जा रही थी, तो ना लेनिन को लगने लग गया था, व्लादिमीर लेनिन को, कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ना, वो अब एक डिक्टेटरशिप सेट कर देगी ज्यादा ही, क्योंकि वो ज्यादा ही विद्रोह करने लग गई थी ना प्रोविजनल गवर्नमेंट भी। तो सितंबर में ना व्लादिमीर लेनिन ने डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि एक ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करना चाहिए। तो बोल्शेविक्स जो थे, सपोर्टर जो थे आर्मी में, सोवियट्स में और फैक्ट्रीज में, उनको इकट्ठा लाया गया। जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे ना, उनको साथ साथ लाया गया। तो 16 अक्टूबर 1917, इस डेट को याद कर लेना, 16 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन ने ना पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को मनवा दिया कि ना पावर का सीजर कर लेना चाहिए, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर होना चाहिए। मतलब अब ना सब इनको पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। अब इन्होंने मनवा दिया था, तो अब एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी बनाई गई। तो वो अब बनी थी किसके अंडर, लियोन त्रोत्स्की। एक ये सोवियत ने बनवाई थी लियोन त्रोत्स्की के अंदर, ताकि ये सीजर जो करना था ना, उनको कब्जाना था, पावर लेनी थी अपने हाथ में, ये सब कर सके। तो ये जो डेट थी ना कि भाई ये कब करना है विद्रोह, इसकी डेट को सीक्रेट रखा गया। तो ये अपराइजिंग फाइनली शुरू हुई 24 अक्टूबर को। तो क्योंकि देखो ये ट्रबल हो रहा था, इस तरह का ये बेकार स्थितियां थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उस टाइम पर, केरेंस्की,
तो वो शहर को छोड़ के चले गए थे ताकि वो कुछ सैनिकों को ला सके। तो शाम तक जो मिलिट्री मैन लॉयल थे ना गवर्नमेंट को, उन्होंने ना दो बोल्शविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग जो थी उनको सीज कर लिया, उनको कब्जा लिया, और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, मतलब जो गवर्नमेंट के पक्ष में थे, उनको भेजा गया कि भाई आप टेलीफोन ऑफिस या टेलीग्राफ ऑफिस जो है उनको उनको वापस ले लो या कब्जा लो, और साथ ही साथ विंटर पैलेस को बचाओ भी। तो देखो, तो इतना कुछ जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया, तो उसके रिस्पॉन्स में देखो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी ना, उसने भी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर कर दिया कि आप भी गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर लो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दो। तो दिन में देखो क्या होने लगा, जो शिप ओरोरा थी उसने ना विंटर पैलेस पे बमबारी शुरू कर दी, गोलाबारी शुरू कर दी, और जो दूसरी शिप्स या वेसल्स थी उन्होंने भी नेवा में कष्ट करना शुरू कर दिया था, और काफी जो दूसरे मिलिट्री पॉइंट्स थे ना उन पर कब्जा कर लिया था। तो शाम तक ना जो सिटी था वो इस रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ चुका था, और मिनिस्टर्स ने भी सरेंडर कर दिया था। तो जो मीटिंग थी देखो, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की पेट्रोग्राड में जो ये मीटिंग थी, इसमें भी जो मेजोरिटी थी ना उसने बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव कर दिया, उन्होंने मान लिया कि बोल्शेविक्स ने सही किया है। तो दूसरे शहरों में भी इस तरह का विद्रोह होने लगा, अपराइजिंग होने लगी, और काफी हैवी फाइटिंग हुई थी। मॉस्को में बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया था। अब देखो डेट्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियंस ना जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते आए हैं 1 फरवरी 1918 तक। तो कंट्री जो था ना, लेकिन फिर इस कंट्री ने बाद में ग्रिगोरियन कैलेंडर पर शिफ्ट कर दिया, जिसको आज हर जगह फॉलो किया जाता है। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है, 13 डेज अहेड है वो। तो अपने कैलेंडर के हिसाब से फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो नाम है नहीं, फेब्रवरी रेवोल्यूशन, वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है 12 मार्च को, और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर को। तो इसी के साथ इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 6 of class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution। इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में कराए है। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। तो देखो, जो बोल्शेविक्स थे ना वो प्रॉपरली अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो जो काफी इंडस्ट्री और बैंक्स थी ना, उनको नवंबर 1917 में नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ही अब उनको ओन करती है और उसकी मैनेजमेंट को संभालने वाली है। लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, और पीजेंट्स को अब कह दिया था कि आप जो ये नोबिलिटी की लैंड है ना, इसको सीज कर लो। तो सिटीज में ना बोल्शेविक्स ने ना जो बड़े बड़े घर होते थे उनको पार्टीशन कर दिया, उनको बांट दिया फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। उन्होंने जो ओल्ड टाइटल्स थे ना अरिस्टोक्रेसी के, कोई कोई टाइटल लिए बैठे, इन सबको बैन कर दिया, और ये सब चेंज उनको असर्ट करना था, दिखाना था। तो उन्होंने नई यूनिफॉर्म्स भी डिजाइन करना शुरू कर दिया था आर्मी और ऑफिशियल के लिए। तो एक क्लोथिंग कंपटीशन भी हुआ 1918 में, जहां पर सोवियत हेड बुडियोनोव का इसको चूज किया गया। देखो इस इमेज में भी ये सोवियत हेड दिखाई हुई है। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी ना, उसने भी खुद को द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रीनेम कर लिया। तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस भी कराए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन उनको देखो मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला था। तो ऐसा होने के कारण जनवरी 1918 में असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया। असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स को क्योंकि रिजेक्ट कर दिया था, तो लेनिन ने इस असेंबली को डिसमिस कर दिया। तो उसको लगने लगा था लेनिन को कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स जो है ना, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। एक ये जो अनसर्टेन कंडीशंस में असेंबली बनी थी, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो मार्च 1918 में पॉलिटिकल अलाइज जो थे वो अपोज कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक्स ने फिर भी जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क इस जगह पर पीस भी बना लिया था, शांति भी स्थापित कर दी थी। तो देखो जो ईयर्स थे ना, मतलब साल जो बढ़ते गए अब बोल्शेविक्स के राज में, तो बोल्शेविक्स ना अब वन पार्टी बन गई थी, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी बन गई थी जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के इलेक्शंस में। तो इसी कारण से ये जो रशिया है वो वन पार्टी स्टेट बन गया था, और पार्लियामेंट भी ये देखो ये पार्टी ही चलाती थी। तो जो ट्रेड यूनियंस थे ना, ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल में रखा गया था, और जो सीक्रेट पुलिस थी जिसको पहले कहते थे चेका, और बाद में इसी को नाम दे दिया ओजीपीओ और एनकेवीडी। तो इनकी एक सीक्रेट पुलिस थी जो कि बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे ना, उनको पनिश करती थी। तो काफी जो यंग राइटर्स और आर्टिस्ट थे ना, उन लोगों ने बोल्शेविक्स को बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि बोल्शेविक्स जो है वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, उसके लिए स्टैंड लेते थे, और वो चेंज चाहते थे। अक्टूबर 1917 तक ना उन्होंने काफी आर्ट्स और
आर्किटेक्चर में भी एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। लेकिन देखो कई लोग जो थे उनको बोल्शेविक्स पसंद भी नहीं आ रही थी, काफियों को ना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बोल्शेविक्स सेंसरशिप भी लगा रहे थे, तो कुछ लोग विरोध भी करते थे बोल्शेविक्स का। अब देखो इसमें दिखाया हुआ है जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई थी ना, उसी के बेसिस पर दो व्यूज दिखा रहे हैं अब कि लोगों का क्या सोचना है। देखो पहले में क्या बताते हैं एक व्यक्ति कि ये जो अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुई थी ना, अक्टूबर 25 1917 को जो रेवोल्यूशन हुई है, विद्रोह हुआ है, तो इसकी न्यूज विलेज में पहुंच गई थी उसी दिन पर, और इसको लोगों ने बहुत अच्छा लगा था सुनकर इस न्यूज को। जो पीजेंट्स थे अब वो उनके लिए फ्री लैंड आ गया है और एक वॉर का एंड हो रहा है इस विद्रोह के कारण। तो ये न्यूज जब आई तो जो लैंड ओनर था ना, जो बड़े वाला लैंड ओनर था, उसका जो मैनर में घर था उसको लूट लिया गया, उसके जो स्टॉक फार्म्स थे उनको भी बांट लिया, और जो उसका ऑर्चर्ड था उसको काट लिया, और सारा वुड जो है पीजेंट्स को मिल गया। जितनी भी उसकी दूर दूर तक बिल्डिंग्स थी उसको तोड़ फोड़ दिया, और सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट वो भी पीजेंट्स में हो गया, जो कि एक तो वो खुश भी थे क्योंकि वो नई सोवियत लाइफ जीना वाले हैं। अब देखो अब ये दूसरी बात है, ये तो था उन्होंने लूटा। अब एक व्यक्ति मिखेलोविच, ये एक व्यक्ति है, ये मालिक था एक बड़े लैंड का, तो अब उसके विषय में कोई बताता है। तो ये जो तख्ता पलट हुआ ना, ये थोड़ा सा पेनलेसली हुआ है और पीसफुली हुआ है। फर्स्ट डे जो था वो तो अनबियरेबल था, वो तो सहन नहीं हो रहा। मिखेलोविच, ये जो व्यक्ति है ये शांत है, लड़कियां भी शांत है, तो जो बता रहा है उसको कहना पड़ेगा कि चेयरमैन जो है वो एकदम करेक्टली बिहेव करता है, पोलाइटली बिहेव करता है। हमारे पास दो गाय है, दो घोड़े हैं। जो सर्वेंट्स है वो कहते हैं कि उनको बोदर ना करें, उनको जीने दे मिखेलोविच को, और हमारी यही सेफ्टी और प्रॉपर्टी जो है ना उनको हम इंश्योर करें, ये हमारी इच्छा है। और हम सब चाहते हैं कि इनको एकदम ह्यूमेनली, इंसानियत के साथ ट्रीट किया जाए। तो देखो ऐसी र्यूमर्स भी है कि कुछ विलेजेस जो है ना, विलेजेस में ऐसी र्यूमर्स भी फैली हुई है कि कमिटीज ना अ, चाहती है कि ये जो स्टेट है ना मिखेलोविच का, इसको वापस कर दिया जाए। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अपने लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन देखो फिर भी बताता है वो कि मुझे इस बात की खुशी खुशी है कि हमारे लोगों के अंदर अब भी कंसाइंस है। तो ये एक तरह से दो विचार हो गए, एक मिखेल मिखेलोविच, इनका तो सब कुछ लूटा गया इस रेवोल्यूशन के कारण, और ऊपर जो केस था उनको फायदा हुआ इस रेवोल्यूशन से। द सिविल वॉर, तो देखो बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो रशियन आर्मी ना टूटने लग गई थी उस टाइम पर। क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे वो काफी तो पीजेंट्स ही थे, तो वो भी अपना घर जाना चाहते थे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में ताकि उनको भी कुछ मिले, तो इस तरह से वो डिजर्ट होने लग गई थी, मतलब आर्मी खाली होने लग गई थी। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे ना, लिबरल्स या फिर ऑटोक्रेसी के सपोर्टर, कि ये जो जार थे इनको ही सपोर्ट करते हैं हम, तो उन्होंने इस बोल्शेविक अपराइजिंग को क्रिटिसाइज भी किया था, कंडेम भी किया था। उनके जो लीडर्स थे ना, तो ये इन सब के जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ चले गए, और उन्होंने भी बोल्शेविक्स के विरोध में सैनिक इकट्ठे शुरू कर दिए। तो बोल्शेविक्स को कहने लग गए थे उस टाइम पर रेड्स। तो 1819 और 1919 के समय पर ना ग्रीन्स जो थे और व्हाइट्स जो थे वो रशियन एम्पायर का काफी हिस्सा कंट्रोल करते थे। ग्रीन्स कौन थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, इनके बारे में भी हम पढ़ाए है। व्हाइट्स कौन थे, प्रो जारिस्ट, जो जार का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब इनको, व्हाइट्स और ग्रीन्स को सपोर्ट करते थे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स, क्योंकि ये सब ना सोशलिज्म जो रशिया में फैल रहा है उससे चिंतित थे। तो ये ट्रूप्स जो थे ना, और जो बोल्शेविक्स थे, इनके बीच एक सिविल वॉर हुई। तो उस टाइम पर लूटपाट, डाकू वगैरह आना या फिर भूखा रहना, ये सब कॉमन हो गया था, फेमाइन्स। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे ना व्हाइट्स के बीच में ही, उन्होंने काफी हार्श स्टेप्स भी लिए हैं। हार्श स्टेप मतलब कुछ तगड़े काम भी किए हैं उन पीजेंट्स के खिलाफ जिन्होंने इस लैंड को सीज कर लिया है। तो इन्हीं एक्शंस के कारण ना जो नॉन बोल्शेविक्स जो थे ना, उन्होंने अपना कुछ सपोर्ट खो भी दिया, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे। तो जनवरी 1920 तक क्या हुआ, जो बोल्शेविक्स थे ना वो जो रशियन एम्पायर था उसका काफी हिस्सा कंट्रोल करते थे। पहले जो रशियन एम्पायर था ना उसका काफी हिस्सा बोल्शेविक्स कंट्रोल करते हैं। तो इसमें सक्सीड क्यों हुए थे, क्योंकि देखो उस टाइम का रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो इसमें काफी एरियाज आ जाते थे। आज का जो यूक्रेन है ना उसका भी काफी हिस्सा रशियन एम्पायर में आ जाता था। तो ये जो उस टाइम पर नॉन रशियन नेशनैलिटीज जो थी ना वो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करती थी, और मुस्लिम जर्नलिस्ट भी सपोर्ट करते थे। नॉन रशियन नेशनैलिटीज मतलब वही जो इस तरह के हो गए ना, जो रशिया में नहीं आते लेकिन अभी ये रशियन एम्पायर में थे, इस तरह के लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे। तो ये जो कोऑपरेशन था ना ये उन जगह पर नहीं चला जहां पर रशियन कॉलोनिस्ट जो थे ना वो खुद ही बोल्शेविक्स बन गए थे, क्योंकि रशिया की उस टाइम पर जैसे किर्गिस्तान वगैरह ये सब कॉलोनीज थी,
तो रशियन कॉलोनिस्ट जो थे, जो इन कॉलोनीज को संभाल रहे थे, वही बोल्शेविक बन गए, तो उधर नहीं चला कोऑपरेशन। जैसे देखो खीवा है सेंट्रल एशिया में, इधर बोल्शेविक्स, ये जो कॉलोनिस्ट थे ना जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे, उन्होंने लोकल जो नेशनलिस्ट थे उधर के लोग थे, उनको ही मैसेकर कर दिया, उनको ही मार दिया, क्योंकि और उसको नाम क्या दिया कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। तो देखो ये जो सिचुएशन थी, तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बोल्शेविक लोग कर क्या रहे हैं, ये क्या बता रहे थे, कर क्या रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। तो इसको रेमेडी करने के लिए, मतलब इसका इलाज करने के लिए ना, तो काफी जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उनको ऑटोनॉमी दे दी, यूएसएसआर में उनको एक ऑटोनॉमी दे दी कि भैया आप अपना, अब आप सेल्फ गवर्निंग हो। यूएसएसआर वो स्टेट था जो कि रशियन एम्पायर से बना था, बोल्शेविक्स ने बनाया था दिसंबर 1922 में। तो देखो कुछ जो पॉलिसीज थी बोल्शेविक्स की, जो उसको जो कि पसंद नहीं आ रही थी लोकल गवर्नमेंट लोगों को, जैसे कि पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी कि वो ना नोमैडिज्म का सपोर्ट नहीं करते थे। नोमैड्स कौन होते हैं ये भी हम पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो बोल्शेविक्स इस तरह की जो पॉलिसीज रखते थे कि नोमैड्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। और कुछ जो और भी पॉलिसीज थी जो कि वो कोशिश तो करते थे कि ये जो डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग हैं, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब हो गया, इस तरह के लोगों को जीत पाई, ये भी सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये थोड़ा सा बोल्शेविक्स के लिए नेगेटिव पॉइंट रहा है। अब देखो सोर्स भी, इसमें सेंट्रल एशिया के में किस तरह के व्यूज थे अक्टूबर रेवोल्यूशन को लेकर। तो देखो एम एन रॉय जो है वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, और ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं, और एक कॉमिंटन लीडर, काफी पॉपुलर थे इंडिया, चाइना और यूरोप में। तो जब ये सिविल वॉर हुई ना 1920s में, उस टाइम पर वो सेंट्रल एशिया में थे, और वो लिखते हैं देखो, जो चीफटेन है वो एक उदार और बूढ़ा व्यक्ति है, और जो चीफटेन का अटेंडेंट है ना वो एक यूथ है जो कि रशियन में बोलता है। तो उन्होंने रेवोल्यूशन का सुना हुआ था। तो जब देखो उन्होंने सुना कि जार को ओवरथ्रोन कर दिया है, जार को हटा दिया गया है, और जो जनरल्स थे उनको भी हटा दिया गया है, तो उन्होंने किर्गिज का होमलैंड जो है ना वो जीता हुआ था, कब्जाया हुआ था। तो जो रेवोल्यूशन है उसका मतलब क्या है कि किर्गिज अपने जमीन के फिर से मालिक है। तो वो चिल्लाने लगा कि लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, मतलब उसको रेवोल्यूशन इतनी पसंद आई कि एक तरह से लगने लगा कि वो पैदा ही बोल्शेविक हुआ है। तो पूरा ट्राइब भी एक तरह से बोल्शेविक सपोर्टर हो गया। अब देखो ये दूसरा व्यू हो गया जो किर्गिज थे ना, उन्होंने पहले तो इस रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट किया, उनको पसंद आया, लेकिन जो सेकंड रेवोल्यूशन हुई इससे उनके मन में आतंक आने लगा। फर्स्ट रेवोल्यूशन ने तो उनको जारिस्ट रजीम के ऑपरेशन से, दबाव से फ्री करा दिया था, और उनके अंदर होप आने लगी थी कि ऑटोनॉमी उनको फिर से मिल जाएगी, अब वो अपने मालिक फिर से होंगे। लेकिन सेकंड रेवोल्यूशन जो थी उसमें इतनी वायलेंस हुई, लूटपाट हुई, टैक्स आने लग गए थे अब, और डिक्टेटोरियल पावर आ गई थी। तो उनको ऐसा लगने लगा कि एक बार जारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो थे ये किर्गिज लोगों को अपोज करते हैं, ओप्रेस करते हैं, अब यही सब लोग वापस से उसी रजीम की याद दिला रहे हैं। तो ये इस तरह के दो व्यूज थे। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 7 of class 9th NCERT history chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम इससे पहले वाले पार्ट्स में कराए हैं, पार्ट 1 to 6 में। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 7, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सिविल वॉर के टाइम ना बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, और साथ ही साथ पीजेंट्स को भी, जो लैंड उन्होंने सोशलाइज कर दी थी ना बोल्शेविक्स ने, उस पर कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया था। तो बोल्शेविक्स ने ये जो कब्जाई हुई लैंड थी ना, इसका यूज करके उस पर कलेक्टिव वर्क करवाया था, और एक साथ ही साथ उस टाइम पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑफिशियल्स जो होते थे ना वो इकोनॉमी का पूरा आंकलन करते थे, और फिर वो 5 ईयर पीरियड के अकॉर्डिंगली टारगेट सेट करते थे। इस बेसिस पर वो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, मतलब 5 साल के प्लान्स बनाते थे। तो गवर्नमेंट ने ना जो पहले 2 प्लान्स बने थे, 5 साल के जो पहले 2 प्लान्स बने थे ना, उनमें प्राइसेस उन्होंने फिक्स कर दिए थे ताकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर सके। तो पहले के 2 प्लान्स थे ये वाले, 1927 से 1932 वाला प्लान, और 1933 से 1938 वाला प्लान। तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण ना काफी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी ना वो काफी इंक्रीज करी है। तो देखो 1929 से 1933 के टाइम में ऑयल, कोल और स्टील के केस में ना प्रोडक्शन 100% इंक्रीज हुई है। तो नई फैक्ट्री सिटीज भी आने लग गई थी इसी के कारण। तो ये नई फैक्ट्री सिटीज आने लग गई तो रैपिड कंस्ट्रक्शन भी होने लग गई थी। तो ये रैपिड कंस्ट्रक्शन के कारण ना पुअर वर्किंग कंडीशंस होने लग गई थी, मतलब वर्किंग कंडीशंस लोगों की खराब होती जा रही थी। जैसे एग्जांपल देखो, ये जो एक शहर था मैग्नेटोगोर्स्क का,
इसमें कंस्ट्रक्शन, स्टील प्लांट की कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी हो गई, मतलब 3 साल में पूरा एक स्टील प्लांट कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो वर्कर्स की लाइफ ना काफी हार्ड हो गई थी इस टाइम पर, और इसका रिजल्ट क्या रहा? 5 ईयर प्लान के पहले ही साल में 550 स्टॉपेजेस हुई वर्क की, मतलब 550 बार काम रोका गया। तो जो लिविंग क्वार्टर्स होते थे ना, उनमें विंटर टाइम पे सुबह सुबह -40 डिग्री के तापमान पे ना लोगों को नीचे उतर के, 4th फ्लोर से नीचे उतर के आना पड़ता था, और सड़क क्रॉस करके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। तो इतनी खराब उनकी कंडीशन हो गई थी। उसी टाइम पर देखो एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसमें ना अरेंजमेंट्स इस तरह के थे कि फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स जो है ना, वो भी यूनिवर्सिटीज में जा सके। अब क्योंकि सोशलिज्म बढ़ रहा था वहां पर, फैक्ट्रीज ज्यादा आ रही थी, तो विमेन वर्कर्स भी काम करेंगी, तो उनके बच्चों के लिए भी क्रैशेस लगाए गए थे, क्रैशेस बना दिए गए थे, ताकि उनके बच्चे उसमें आराम से रह सके। और चीप पब्लिक हेल्थ भी उधर उस टाइम पर प्रोवाइड करने लग गए थे, चीप पब्लिक हेल्थ केयर। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए गए थे वर्कर्स के लिए, और इसका सबका इफेक्ट ना समान नहीं था, मतलब एक समान नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसोर्सेज लिमिटेड थी। अब देखो ये केस स्टडी बताई हुई है कि यूक्रेन में एक विलेज में किस तरह से सोशलिस्ट कल्टीवेशन चल रहा था। तो देखो, दो कन्फिस्केटेड फार्म्स, मतलब दो कब्जाए हुए जो फार्म्स थे ना, उस पर एक कम्यून सेट किया गया। कम्यून क्या होता है? कम्यून एक तरह से ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब कुछ बांट लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्निंग सब कुछ बांट लेते हैं। वो एक फैमिली से नहीं होते, कई सारी फैमिलीज का मिला के उन्होंने उस टाइम पर कम्यून बनाया था। कितनी का? 13 फैमिलीज का कम्यून सेटअप किया गया था, जिसमें लगभग 70% थे। तो जो फार्म से टूल लिए हुए थे वो कम्यून को दे दिया। कम्यून के लोग ना एक साथ एक कम्यूनल डाइनिंग हॉल में खाते थे, और उनकी इनकम जो है ना, वो कोऑपरेटिव कम्युनिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसके आधार पर बढ़ जाती थी। तो जो भी मतलब उनके मेंबर्स थे, उनकी लेबर होती थी, उनसे जो कुछ भी मिल रहा है, सब कुछ जितनी भी ड्वेलिंग्स है, मतलब जिस तरह भी रह रही है फैसिलिटीज, सब कुछ कम्यून की कम्यून मेंबर शेयर कर लेते थे। इस तरह से उस टाइम पर यूक्रेन के विलेज में सोशलिस्ट कल्टीवेशन चल रही थी। अब देखो एक लेटर दिखाया हुआ है इधर, ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ अ सोशलिस्ट चाइल्डहुड, सोवियत चाइल्डहुड इन 1933। तो देखो ये बच्चा लिखता है, डियर ग्रैंडफादर कलेनिन, मेरी फैमिली ना काफी बड़ी है, 4 बच्चे हैं फैमिली में। हमारा ना, हमारे पिताजी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो वर्कर्स कोर्स के लिए, मतलब वर्कर्स के लिए ही लड़ रहे थे। और उनकी जो मदर है वो बीमार है, वो शी इज एलिंग, वो बीमार है। तो जो बच्चा है ना, आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, बच्चा जो है वो काफी ज्यादा पढ़ना चाहता है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकता। उसके पास कुछ पुराने जूते हैं, लेकिन वो फट चुके हैं और कोई उनको ठीक नहीं कर सकता। जो उसकी मदर है वो सिक है, और हमारे पास कोई मनी और ब्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है। तो उसके पास सिर्फ पढ़ने का ही काम है, ऐसा ही उसको देखो, पढ़ना चाहिए उसको, खूब ज्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसा उसको बताया व्लादिमीर इलिच लेनिन ने। लेकिन फिर भी देखो बच्चे को जो है ना, स्कूल जाना रोकना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रिलेटिव नहीं है और ना ही उनकी कोई हेल्प करता है। तो इसीलिए उसको फैक्ट्री पर जाके काम करना पड़ता है, ताकि उसकी फैमिली स्टार्व ना करे, उनको खाना मिल जाए। तो डियर ग्रैंडफादर, जो कलिनिन है इधर, तो वो बताते हैं उसको कि मैं सिर्फ 13 साल का हूँ, और मेरे कोई भी बैड रिपोर्ट्स नहीं है, मैं 5th क्लास में हूँ। तो ये एक तरह से लेटर जो है 1933 में जो लिखा गया था कालिनिन को, ये उस टाइम की सोवियत में चाइल्डहुड कैसा होता था ना कभी कभार, उसके बारे में बताता है। तो चैप्टर के आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 8 of class 9th NCERT History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पहले वाले पार्ट्स में कराया, पार्ट 1 to 7। अब हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो देखो, जो प्लैंड इकोनॉमी का कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं ना, तो उसका जो स्टार्टिंग का पीरियड था, तो उसके कारण ना जो एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन स्टेलिन ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। 1927 से 1928 तक ना, जो सोवियत रशिया के टाउन्स थे ना, उनमें काफी ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम आने लग गई थी, मतलब अनाज वहां पे कम पड़ गया था। क्योंकि गवर्नमेंट ने ना प्राइसेस फिक्स कर दिए थे कि इसी प्राइसेस पर आप ग्रेन्स को बेच सकते हो, लेकिन पीजेंट्स जो है, पीजेंट्स मना कर रहे थे इस प्राइसेस पर बेचने को गवर्नमेंट बायर्स को। तो स्टालिन, जो कि देखो लेनिन लेनिन की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद पार्टी को स्टालिन लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स ला दिए थे काफी सख्त, क्योंकि उनका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स है ना, जो गांव देहात के एरिया में रहते हैं, जिनके पास स्टॉक्स है, तो इन्होंने ना स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है, बेच नहीं रही है, इनको हायर प्राइसेस की उम्मीद है। स्टालिन को ऐसा लगने लग गया था, तो ये उन्होंने ना सप्लाईज को कन्फिस्केट कर दिया, मतलब जब्त कर दिया। तो 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने ना ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो होते थे उधर टूर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने जब सुपरवाइज किया, तो ग्रेन्स को कलेक्ट भी किया और कुलेक्स को रेड करना शुरू कर दिया। कुलेक्स क्या होते थे? जो वेल टू डू पीजेंट्स होते हैं ना, उनको कुलेक्स कहते हैं। तो उनको लगता था कि ये
स्टॉक को होल्ड करे बैठे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये शॉर्टेजेस कंटिन्यू कर होती रही, मतलब शॉर्टेजेस चलती रही, तो डिसीजन ऐसा लिया गया कि ना फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर देंगे। ऐसा कहा गया कि ये ग्रेन शॉर्टेजेस जो है ना, ये इस कारण है क्योंकि जो फार्मलैंड होता है ना, उसकी होल्डिंग का साइज छोटा है, काफी छोटे छोटे एरिया में कल्टीवेशन करते हो, इसी के कारण ये ग्रेन शॉर्टेजेस आ रही है। तो 1917 के बाद ना लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे दिया गया। अब ये जो स्मॉल साइज पीजेंट होते थे ना, मतलब स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स जो होते थे, इनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था, तो मॉडर्न फार्म्स बनाने के लिए ना उनको इंडस्ट्रियल लाइंस जो होती थी मशीनरी की, उनके साथ साथ काम करते रहे। वो इस तरह का करने के लिए ना ये कुलेक्स को एलिमिनेट करना नेसेसरी लग रहा था। कुलेक्स मतलब ये वेल टू डू पीजेंट्स जो होते थे, इनको एलिमिनेट करना नेसेसरी लग रहा था, तो ये पीजेंट्स का लैंड लेकर ना एक स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म एस्टेब्लिश कर दिया गया। मतलब इस तरह का सिस्टम हो गया। अब ये स्मॉल होल्डिंग्स जो होती थी इन सबको छीन लिया, अब सारे फार्म्स स्टेट कंट्रोल कर रहा है और लार्ज फार्म्स है अब उनमें पीजेंट्स काम कर लेंगे। तो ये जो स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ना, यही था। तो 1929 में देखो पार्टी ने सभी पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म्स जो होते थे ना, जिनको कोलखोज कहते थे, देखो इस पर काम करने के लिए मजबूर किया। तो जो लैंड का काफी कुछ प्रोड्यूस होता था या इम्प्लीमेंट्स होते थे, ये सब जो कलेक्टिव फार्म्स की ओनरशिप होती थी उन तक ट्रांसफर कर दी गई, मतलब उनको दे दी गई। पीजेंट्स जो इधर काम करते थे ना, और जो कोलखोज का प्रॉफिट होता था वो उसको शेयर कर लेते थे पीजेंट्स ही। तो पीजेंट्स ना इस सब सिस्टम से नाराज थे, तो गुस्साए हुए पीजेंट्स जो थे वो अथॉरिटीज को ना रेजिस्ट करने की कोशिश करते थे, और साथ ही में अपने लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1929 से 1931 तक ना कैटल जो है वो एक तिहाई हो गई थी, मतलब जितनी कैटल थी अब उसमें से सिर्फ 1/3 कैटल रह गई थी। तो जो लोग इस तरह से कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करते थे ना, विद्रोह करते थे, उनको पनिश भी किया जाता था। कईयों को तो देश निकाला भी दे दिया या देश से बाहर भी फेंक दिया। तो वो जो देखो रेजिस्ट करते थे ना कलेक्टिवाइजेशन, तो पीजेंट्स कहते थे कि हम रिच नहीं है, हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम रिच भी नहीं है, तो कलेक्टिवाइजेशन हमारे लिए सही से काम नहीं कर रहा। तो वो देखो कलेक्टिव फार्म्स में कई रीजन से काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए अलाउ तो कर दिया था, लेकिन फिर ऐसे लोगों को ना बहुत ही अनसिंपैथेटिकली, मतलब बिल्कुल निर्दयता से ट्रीट करते थे। तो कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद ना प्रोडक्शन नहीं बढ़ी थी, मतलब कलेक्टिवाइजेशन एक तरह से फेल ही हो रही थी। देखो जो बैड हार्वेस्ट थे 1930 से 1933 वाले, इसके कारण तो बल्कि सोवियत हिस्ट्री की काफी एक खतरनाक वाली फेमाइन, मतलब भूख जो होती है ना, फेमाइन अनाज की कमी, ये आई थी, जिसके कारण 4 मिलियन 40 लाख लोग मरे थे। अब देखो ऑफिशियल व्यू ऑफ द ओपोजिशन टू कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, मतलब ऑफिशियल व्यू क्या था ओपोजिशन का कलेक्टिवाइजेशन को लेकर। तो देखो वो बताते हैं कि इस साल की फरवरी के सेकेंड हाफ से ना यूक्रेन के कई रीजन्स में पीजेंट्स जो है ना उन्होंने विद्रोह बहुत ज्यादा किया है। तो ये किस कारण है, क्योंकि पार्टी के कुछ लोग जो लोअर रैंक पे है ना, ये दिक्कत क्रिएट करते हैं, या फिर सोवियत जो अपैरेटस है कलेक्टिवाइजेशन लाने के लिए जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं, तो और स्प्रिंग हार्वेस्ट के टाइम किस तरह से काम करना है, इसके लिए भी उन्होंने जो सिस्टम अपनाए है ना, ये पीजेंट्स को पसंद नहीं आए, मेनली इसके कारण वो विद्रोह कर रहे हैं। तो कमी टाइम पे ना लार्ज स्केल एक्टिविटीज जो होती थी कई रीजन्स में, वो नेबरिंग एरियाज में भी होने लग गई। और इसी में देखो एक बहुत ही अग्रेसिव अग्रेसिव विद्रोह बॉर्डर के नजदीक हुआ है। तो जो पीजेंट इंसरेक्शन हुई है, मतलब कि ये जो विद्रोह हुए ना पीजेंट्स का, इसका ना काफी कारण तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो स्टॉक्स है ना ग्रेन्स की, पशुओं की या टूल्स की, वो उनको वापस कर दी जाए। तो 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में ही 25,000 को इन विद्रोह में अरेस्ट किया गया है, 656 को एग्जीक्यूट किया गया है, मतलब मार दिया गया है, और 3,673 लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है लेबर कैंप्स में, और 5,580 को देश से निकाल दिया गया है। तो ये रिपोर्ट है के एम कार्लसन की। ये कौन थे? ये थे स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट टू द सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और ये सब हुआ 19 मार्च 1930 को। तो देखो ये कलेक्टिवाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कई लोग ना जो पार्टी के अंदर थे, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रही थी ना प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, इसमें काफी कुछ भ्रम था, समझ नहीं आ रहा था। तो इसके कारण भी ना पार्टी के कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और कलेक्टिवाइजेशन को लेकर पार्टी के अंदर के लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया। तो स्टालिन और जो उनके समर्थक थे ना, उन्होंने इन क्रिटिसाइजर्स को सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का नाम दे दिया, कि ये सोशलिज्म के विद्रोह का विरोध कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं, इस तरह से उन पे आरोप लगाया। तो इस तरह के आरोप ना पूरे कंट्री में कई जगह पर लगाए गए थ्रू आउट द कंट्री। और 1939 तक ओवर 2 मिलियन 2 मिलियन से ज्यादा, मतलब 20 लाख से ज्यादा लोग
प्रिजन्स या लेबर कैंप्स में थे। तो इनमें से काफी लोगों के तो कोई क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कौन था। तो काफी जो थे ना उन काफी लोगों को फॉल्स कन्फेशंस मतलब झूठे बयान देने के लिए फोर्स किया गया टॉर्चर करके, और उनको मार भी दिया गया कईयों को। और इनमें से कईयों को जो मारा है ना वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। देखो ये एक लेटर है पीजेंट की तरफ से, जो कि कलेक्टिव फार्म को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब ये किस न्यूज़पेपर में है? क्रैशियंस्किया गजेटा। इस न्यूज़पेपर में देखो वो बताता है कि मैं एक नेचुरल वर्किंग पीजेंट हूँ जिसका जन्म 1879 में हुआ है। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। मेरी वाइफ का जन्म 1881 में हुआ है। मेरा बेटा जो है वो 16 साल का है और 2 बेटियां हैं 19 साल की। तीनों स्कूल जाते हैं और उसकी सिस्टर 71 की है। तो 1932 में ही ना काफी हैवी टैक्सेस उसके ऊपर लगा दिए गए थे, तो जो पे करना उसके लिए इम्पॉसिबल सा था। तो 1935 में लोकल अथॉरिटीज ने टैक्सेस और बढ़ा दिए उसके ऊपर। तो वो उन सबको हैंडल नहीं कर सकता था, टैक्स नहीं पे कर सकता था, तो उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर लिया गया। क्या था उसकी प्रॉपर्टी में? हॉर्स था उसका, काव था, काफ था, शीप थी, उसके लैम्प्स भी थे, और जितने भी उसके टूल्स इम्प्लीमेंट्स थे, फर्नीचर वगैरह, जो भी उसके पास लकड़ी थी, वुड था, ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स को रिपेयर कर सके, उन सबको रजिस्टर कर दिया। और उनमें से काफी कुछ ना टैक्सेस की चाहत में उन्होंने बेच भी दिए। तो 1936 में उन्होंने उसकी 2 बिल्डिंग्स बेच दी। कोलखोज ने वो बिल्डिंग्स खरीद ली। कोलखोज हमने पढ़ा है, कलेक्टिव फार्म। तो 1937 तक ना जो 2 हट्स उसके पास थे उनमें से एक को सोल्ड, एक बेच दिया है और एक कॉन्फिस्केटेड मतलब कब्जा लिया है। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो जो देखो एग्जिस्टिंग पार्टीज थी ना यूरोप में, तो वो बोल्शेविक्स ने जो पावर ले ली थी ना, और पावर उनके पास ही थी, इसको अप्रूव नहीं कर रही थी, उससे सहमत नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो जो ये वर्कर स्टेट बनाया था ना उन्होंने, इसके कारण लोगों के मन में आशा आ गई थी पूरे वर्ल्ड में। काफी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल जो होते थे, जैसे इंडिया भी उस टाइम पर कॉलोनी था ना ब्रिटेन की, तो हम कॉलोनियल पीपल ही हो गए एक तरह से। तो कॉलोनियल पीपल को उन्होंने कहा बोल्शेविक्स ने कि आप भी हमारी तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। काफी जो नॉन रशियंस थे ना, यूएसएसआर से बाहर जो होते थे, वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और बोल्शेविक्स ने जो बनाई थी कॉमिंटर्न, इसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। कईयों का एजुकेशन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में भी मिली है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ना यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था और पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म जाना जाने लग गया था अब। तो देखो 1950s तक ऐसा माने जाने लग गया था कि विद इन द कंट्री जो यूएसएसआर है ना, वो रशियन रेवोल्यूशन ने जो आइडियल सेट किए थे ना, गवर्नमेंट अब उस तरह से नहीं चल रही यूएसएसआर में भी। तो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट जो है ना उसको रिकॉग्नाइज तो किया गया, लेकिन अ, ऐसा माना गया कि सब कुछ तो सही नहीं है। सोवियत यूनियन में एक बैकवर्ड कंट्री होता था, अब वो एक ग्रेट पावर बन चुका है। उसकी यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर भी डेवलप की है, मतलब यूएसएसआर की, और पुअर को भी अब खाने को मिल रहा है। लेकिन देखो जो एसेंशियल फ्रीडम होती थी ना सिटीजन्स की, उसको डिनाई कर दिया है अब यूएसएसआर ने। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं अब वो काफी हार्श पॉलिसीज के थ्रू चल रहे हैं। तो 20th सेंचुरी के एंड तक ना इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी वो यूएसएसआर की एक सोवियत कंट्री की तरह वो डिक्लाइन होने लग गई थी। हालांकि ये माना जाता था कि सोशलिस्ट आइडियल्स जो है उनको अभी भी इज्जत मिलती है लोगों के बीच में, लेकिन एक तरह से क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। तो हर एक कंट्री ने ये जो आइडियाज है ना सोशलिज्म के, थोड़े अलग अलग तरीके से अपनाई है, एग्जैक्ट यूएसएसआर की तरह नहीं अपनाई। देखो राइटिंग्स अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन, तो जो काफी रशियन रेवोल्यूशन से लोग प्रेरित हुए ना, उनमें से काफी इंडियंस भी थे। कईयों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड भी की। मिड 1920s तक कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी बन गई थी, और उसके जो मेंबर्स होते थे ना वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहते थे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल या कल्चरल फिगर्स है, उन्होंने सोवियत एक्सपेरिमेंट्स में काफी इंटरेस्ट भी लिया और रशिया गए भी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में देखो जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी आ जाते हैं। इन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा भी है। इंडिया में सोवियत रशिया को लेकर ना काफी राइटिंग्स भी मतलब लिखा भी गया है। हिंदी में देखो जैसे आर एस अवस्थी है, इन्होंने 1920 से 1921 तक रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, और फिर रेड रेवोल्यूशन, ऐसी बुक्स लिखी। एस डी विद्यालंकर ने द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया लिखी है। और काफी जो है काफी साहित्य बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी लिखा गया है। एन इंडियन अराइव्स इन द सोवियत रशिया इन 1920। तो देखो शौकत उस्मानी ये गए होंगे, इन्होंने देखो क्या लिखता है, क्या लिखते हैं, मेरी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूरोपियंस जो है वो एशियंस के साथ फ्रीली मिक्स हो रहे हैं, फ्रीली बात कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। तो जब रशियंस को वो कंट्री के दूसरे लोगों के साथ मिलते हुए देखते हैं ना,
तो वो मान जाते हैं कि ये जो लैंड है ना, यूएसएसआर का लैंड, रशिया का लैंड, ये लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी है। हमने फ्रीडम को उस एकदम सही तरीके से देखा है। काफी पॉवर्टी होती थी इधर, काफी पॉवर्टी है इधर मतलब, और जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज होते थे और इंपीरियलिस्ट होते थे, मतलब रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट जो होते थे, इनके कारण थी पॉवर्टी। और देखो ये लोग जो है ना आज काफी खुश है, पहले से ज्यादा खुश है। रेवोल्यूशन के कारण इनके मन में काफी कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस, निर्भयता आ गई है, और रियल ब्रदरहुड जो मैनकाइंड का होना चाहिए ना, वो 50 डिफरेंट नेशनैलिटीज के जो इधर लोग रहते हैं उनमें दिखता है। कोई भी कास्ट या रिलीजन का बैरियर नहीं है, और ये एकदम साथ में घुल मिल के रहते हैं। हर एक सोल, मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे ओरेटर बन चुका है। हम देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वर्कर हो, एक पीजेंट हो या सोल्जर हो, हर कोई प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह भाषण दे देता है यहाँ पे। इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ये लोग। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं रशिया के बारे में 1930 में। मॉस्को जो है ना दूसरी यूरोपियन कैपिटल से तो कम क्लीन दिखती है। यहाँ के जो लोग घूमते रहते हैं इधर स्ट्रीट्स पे, वो भी स्मार्ट नहीं दिखते। और पूरे प्लेस में वर्कर्स है, सिर्फ वर्कर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और जेंटलमैन जैसा तो कोई भी नहीं लगता। और ये लोग ना पहले तो बैकवर्ड में रहते, बैकग्राउंड में रहते थे, और अब ये एकदम फॉरवर्ड में आ चुके हैं इतने, मतलब ये इवोल्व हो चुके हैं। इन्हें लगता था कि पीजेंट्स और वर्कर्स है ना अपने कंट्री के, मतलब इंडिया के पीजेंट्स और वर्कर्स से कंपेयर करके कह रही है कि इनकी स्थिति काफी बेटर है अब। ऐसा लगता है कि जैसे अरेबियन नाइट्स के जीनी ने यहाँ पे काम कर दिया हो। सिर्फ एक डिकेड पहले देखा जाता था कि ये लोग काफी इलिटरेट, अनपढ़ है, भूखे हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं। लेकिन अब ये कितने इवोल्व कर चुके हैं, तो इससे वो काफी ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंडियन बताते हैं खुद को। मतलब बताते हैं कि मैं भी खुद अब ऐसा ही देखना चाहता हूँ इंडिया को भी, कि कैसे इन लोगों ने, रशियंस ने, माउंटेन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पहाड़ को हटा दिया है और हेल्पलेसनेस को हटा दिया है कुछ ही सालों में। तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर इस पूरे स्टैंजा में रशियंस की तारीफ ही कर रहे हैं। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।